अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आलोक राजन साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपना ज़बरदस्त किस्म के यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आलोक, क्या जा पाएँ, थैंक यू। थैंक यू आरजू जी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आलोक, आज हम बात करेंगे, एक तो आप जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो फीमेल्स हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ साथ एक यूएस की रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और आप जानते ही हैं कि यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से ये ऑर्डर होता है, जो भी हो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो इसी किस्म की बातें करते हैं। मगर क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि उसके इस वाकये के बाद के हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं, तो क्या वाकई इंडिया ऐसा कुछ सोच सकता है कि फिर अटैक करे? नहीं आरजू जी, अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो हमें ये हम्म, समझना होगा कि अगर बालाकोट में स्ट्राइक की गई इंडिया की तरफ से, तो हम्म, उसका जो बेस है वो बहुत पुराना है। टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही थी, पठानकोट, उरी, यहाँ पे हमले हो रहे थे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जाकर एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आखिर वो कब तक ऐसे इस तरह के हमले, इस तरह की हम्म, आतंकी कार्रवाई को झेलता रहेगा? तो वहां पर जो सरकार थी, वहां पर उसकी लीडरशिप देखी जाती है कि भाई आपकी लीडरशिप कितनी विलिंगली ये काम कर पाती है। जैसा कि हमने देखा होगा मुंबई पर जब अटैक हुआ था, तो उस समय भी ये खबरें आई थी कि भाई अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान पर, लेकिन शायद उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की विल इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन बालाकोट जब स्ट्राइक हुई तो उसने एक संदेश दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी लगातार हमारे खिलाफ, हमारी जमीन पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, तो फिर इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, कार्रवाई करेगा। चलिए, एक बात हो गई। और वहां भी ध्यान रखा गया कि हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, ना हमने हम्म, सिविलियन एरिया को निशाना बनाया। ठीक है, बकौल पाकिस्तानी मीडिया वहां पे 5 दरख्त गिर गए, 2 कौवे मर गए, सब ठीक है। लेकिन जो स्ट्राइक हुई, इंडिया का अपना स्टैंड था कि हमने वहां पर जो हम्म। टेरर कैंप्स थे, मदरसा था जहां पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमने वहां पर स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हुआ हम पूरी दुनिया जानती है। इस कदम ने भारत के, इसने दुनिया को संदेश दिया, इसमें अमेरिका भी है, कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और वो जवाब देगी, वो हम्म। जवाब देगी। तो इसलिए ये जो असेसमेंट रिपोर्ट इनकी आती है, हर साल आती है शायद यूएस इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही हरकतें की गई, और उसमें इस बात का बहुत खास जिक्र है कि एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान मदद करता है, उनकी फंडिंग करता है, उनको सारे चीजें प्रोवाइड कराता है। तो ये बात क्लियरली उस असेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी लग रहा है कि एक संदेश दे दिया गया है, और अगर दोबारा उधर से ऐसी कुछ घटना होती है तो इंडिया करेगा, रिटेलिएट करेगा, वो फिर से ऐसे अटैक कर सकता है। तो उसने ये बात अपने रिपोर्ट में लिखी। और जाहिर सी बात है कि जब इंटेलिजेंस जो कम्युनिटीज हैं, भाई आपकी जैसे आईएसआई है, हमारी आरएनडब्ल्यू है, या वहां की सीआई है, तो बहुत सारी चीजें एक्सचेंज भी होती हैं, इधर से उधर चली भी जाती हैं, तो उससे जरिए मूड का भी पता चलता है कि भाई किसी देश की गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसका मूड क्या कहता है कि वो क्या कर सकती है। तो ये असेसमेंट की जाती है, और वही असेसमेंट इसमें दी गई है कि अगर कार्रवाइयां नहीं रोकी गई, टेरर एक्टिविटीज नहीं रोकी गई, तो मे भी हो सकता है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े आग को में बदल सकती है। बिल्कुल ठीक। मगर अभी जो हमने रिसेंटली देखा कि हाफिज सईद को भी बाहर देखा गया कि घूम रहा है, और साथ ही सैयद सलाउद्दीन को भी। एक एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज मिला ये दुनिया को, क्या लगा? ठीक है, भारत को तो जाहिर है कि उन लोगों का मालूम ही है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि एक किस तरह का मैसेज गया पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज की बात करूं, या हम्म, पाकिस्तान जिस संकट में अभी फंसा हुआ है, देखिए, आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपको अभी आईएमएफ से लोन 1.23 बिलियन का लोन लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्यों करनी हम्म, पड़ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। मतलब मैं हम्म, टेररिज्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, या जो हम्म, आपके पूर्व पीएम इमरान खान रहे हैं, उन्होंने भी माना कि अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग देना गलत किया। प्लस अभी हाल में जो एक दो घटनाएं हुई हैं, जैसे वो साजिद मीर का पकड़ा जाना, जो मुंबई अटैक में शामिल रहा था, या फिर अभी जो मक्की को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना,
अब इस चीज को इंडिया हमेशा उठाता रहा है कि भाई पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी चीजों को हेल्प की जा रही है जो एंटी इंडिया काम करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि हाफिज सईद को आपने कहा कि जो हमने जेल में डाल रखा है, ये डाल रखा है, तो अगर वो सामने दिखता है तो इट मींस कि आपके जो दावे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है इनमें फर्क है। तो पाकिस्तान के लिए पहला नेगेटिव चीज हुई। दूसरा, सैयद सलाउद्दीन, हम सब जानते हैं कि एंटी इंडिया काम होता है, वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो भी खुलेआम आता है, इंडिया को थ्रेट करता है, तो दुनिया ये भी देख रही है। तो इस मामले में पाकिस्तान एक बार फिर से बैकफुट पर, वो भी तब जब अभी वो हाल ही में एफएटीएफ की लिस्ट से निकला है। और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जी भारत की तरफ से किया जाता है, हमें फंसाया जाता है, लेकिन ये नहीं चेक किया जाता कि अगर ऐसी चीजें आएंगी, हाफिज सईद सामने आकर एंटी इंडिया बयान देगा, मोदी के बारे में बयान देगा, सैयद सलाउद्दीन अगर ऐसे आके इंडिया के बारे में बयान देगा, तो फिर एफएटीएफ में जाने का रास्ता तो आप खुद बना रहे हो ना। ऐसे आपके में ख्याल भारत को से दोष देना, जी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो ऐसे में भारत को दोष देना, तो सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करिए। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई बनाया तो आपने ही, और अब जब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो चीजें बिगड़ रही हैं। आप करना कुछ और चाहते हो, दिखाना कुछ और चाहते हो, और हो कुछ और रहा है। तो पाकिस्तान के अब लिए बड़ी गड़बड़ सिचुएशन है। इन्होंने तो ये कहा था, बिल्कुल कहा था कि जी हमने अरेस्ट कर लिया है, 31 ईयर्स के लिए जेल में भी डाल दिया, ये सारी बातें की थी। लेकिन अब जब बाहर हमें नजर आए हैं ये लोग, तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अरेस्ट किया था या जिन्होंने ये क्लेम किया था कि हमने अरेस्ट कर लिया है, उनका भी हाथ होगा कि ये बाहर नजर आए। लेकिन आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि किसी और तरह का मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि हमेशा से एक इम्प्रेशन ये रहा है कि जब भी कश्मीर की बात की जाती है तो हाफिज सईद और इस तरह के लोग जो हैं बड़े सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दिया करते थे, पहले बहुत ज्यादा इनके चला करते थे। और यहाँ पे तो ये तक सुनने में आता था कुछ साल पहले तक, जो मैं सुनती थी, लोग बात करते थे कि हाफिज सईद से इंडिया बहुत डरता है। ये यहाँ पे कहते जी हमने उनसे डराने के लिए रखा हुआ है। तो मतलब मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि उसको डराने के लिए रखे हुए का क्या मतलब है। लेकिन आपके ख्याल से बच्चे तो है नहीं ना कि बाहर आ गए, या दूसरे बच्चों ने बाहर निकाल दिया उनको? ये कुछ आपको लग रहा है कोई प्लान के तहत ऐसा हो रहा है, जानबूझ के दिखाया जा रहा है, कोई और तरह की चीज चल रही है? मतलब क्या हो रहा है ये? देखिए, पाकिस्तान की जो अभी की स्थिति है वो अगर देखें तो 75 ईयर्स में सबसे कमजोर दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। आरजू जी, ये तो आप भी मानती होंगी ना कि सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। इसमें कई बार होता है कि जो आपके स्टेट एक्टर्स होते हैं वो कई बार वो आपसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है। आपकी फौज और आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन दोनों के बीच भी क्लैशेस हैं। तो इसका फायदा कौन उठाएगा? वैसे लोग उठाएंगे जो अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हाफिज सईद का गुट हो या जो सैयद सलाउद्दीन है, ऐसे लोग अपनी पावर भी शो करते हैं कि हम हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कि इनको बैकिंग आपकी फौज की तरफ से की गई हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, इसकी जवाबदेही किसको देनी है? पाकिस्तान की सरकार को देनी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को देनी है। जब आप यूएन में जाएंगे, वहां पर जब अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसका जवाब तो आपको ही देना है। आपके फॉरेन मिनिस्टर देंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर देंगे, फौज को नहीं देना है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि फौज ने सियासत, जो जमीन है वो जमीन कमजोर कर दी आपकी, क्योंकि आपको हर जगह जाके जवाब देना पड़ा कि जी हाफिज सईद कैसे दिख गया, जी सैयद सलाउद्दीन कैसे दिख गया। अच्छा, भारत के पास ये मौका मिल गया, भारत ने कहा कि जी ये दिख रहे हैं, और भारत का पक्ष मजबूत हुआ, एज ए सबूत वो पेश करेगा। हो सकता है कल को फिर से आप एफएटीएफ की ग्रिल्स में चले जाएं। तो ये जो पावर की टसल है ना, वो पाकिस्तान में चल रही है, और इसी पावर की टसल का आपको नतीजा दिख रहा है कि कोई किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। सियासतदान चाहते हैं कि हमारी चले, फौज चाहती है कि हमारी ही चले, उधर से जो ये इस तरह के एक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी भी सुनी जाए, हम भी हैं, क्योंकि हमारी भी फंडिंग इसी मुद्दों पर होनी है। तो ये पोस्चरिंग बिल्कुल की जा रही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में, वो अब देखने को ये मिल रहा है कि चाहे वो पीएमएलएन की मरियम नवाज हो, चाहे वो पीटीआई के इमरान खान हो, फौज को टारगेट कर रहे हैं। फौज के जो जनरल्स हैं जो रिटायर हो गए हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और खुल खुला के नाम लेके बात की जा रही है। हालांकि तरह तरह के लॉस लाए जा रहे हैं कि अगर नाम लिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने साल की सजा और सब कुछ, फिर भी नाम लिया जा रहा है। आई डोंट नो आपने पढ़ा है या देखा है या नहीं, लेकिन अफसार आलम साहब हमारे बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उनके 2 आर्टिकल्स आगे पीछे जो आए हैं, एक तो कल ही आया उनका, उसमें भी उन्होंने नाम लिखे हैं और बिल्कुल साफ साफ हर बात की है।
क्या लग रहा है आपको, अब लोग बात करने लगे हैं, क्या पाकिस्तान में कुछ चेंज आएगा? देखिए ये मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए, बात बिल्कुल की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में शायद मरियम नवाज़ ने कहा ना कि भाई कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए उनका। ऐसी कुछ खबर आई थी। जी, तो जी। मेरा ये कहना है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को अपनी हालत सुधारनी है, अगर पाकिस्तान को एक ट्रैक पर लेकर आना है, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को हटाना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स फौज है। ये बात अब खुल के आने लगी है। ये मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि ये बात होनी चाहिए। अगर किसी की ज़िम्मेदारी बनती है, तो उसको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अगर नहीं लड़ेगी तो देखिए पाकिस्तान की हालत अगर हम 75 ईयर्स में देखें तो आधे से ज़्यादा टाइम तक मार्शल लॉ लगे रहे। लेकिन उनका फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा किससे हुआ? ना वहाँ की आम आवाम को हुआ। आज आम आवाम जो है वो ₹150 किलो आटा खाने को मजबूर है, ₹300 लीटर तेल लेने को मजबूर है। लेकिन फौजियों को तो कुछ नहीं हो रहा ना। उनका जो बजट है, जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनके क्या कहें एक तरह से जो उनको सुविधाएँ दी जाती हैं, जो प्रोटोकॉल मिलता है, वो तो सब चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो मेरे हिसाब से अगर फौज में प्रॉब्लम है, फॉल्ट लाइन फौज में है, तो उसके खिलाफ बात होनी चाहिए और अगर बात हो रही है, तो ये अच्छी बात है। एक चीज़ जैसे ये हमने क्योंकि पहले कभी नहीं देखा, अब होता था पहले, लेकिन कल जैसे मेरी एक जर्नलिस्ट है, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी पहले प्रोटेस्ट गिलगित-बल्तिस्तान में होता था, कश्मीर में होता था, सिंध में था, केपीके में था, हर जगह का उन्होंने नाम लिया, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब पंजाब में आ गई है। वो बात जो है, जो इन करप्ट जर्नल्स के बारे में बात लोग कर रहे हैं, वो चीज़ अब पंजाब पहुँची है, तो अब उन्हें लग रहा है कि अब ये इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि ये सही हो जाए। इमरान खान ने तो जनरल बाजवा तक का कहा है कि उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उनके बारे में भी बात की है, क्योंकि पहले तो नाम नहीं लेते थे ना लोग। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इतना आसान होगा इन लोगों के लिए करना? क्या ये कर पाएँगे? क्योंकि आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो अभी तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं, जिसने आवाज़ भी उठाई तो उसी को उठा दिया गया। ये बात भी की जाती है। तो कुछ कर पाएँगे ये लोग? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं या लोगों के भी जाते हैं। देखिए, आफ्टर ऑल जो वहाँ की सरकार है या जो वहाँ की फौज है, वो किसके लिए जवाबदेह है? वहाँ की आवाम के लिए जवाबदेह है और आवाम को तय करना होगा कि वो उसे क्या चाहिए। उसे जो 75 ईयर्स में उसे मिलता आ रहा है, वो चाहिए या उसे बदलाव चाहिए। बदलाव तभी आएगा जब ये डिक्टेटरशिप पहले तो सामने आके होती थी, अब जो ये बैकग्राउंड में होके हो रही है, जो प्रॉक्सी डिक्टेटरशिप चल रही है, उसको हटाना होगा। तो जब तक ये हटेगा नहीं और ये काम बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है और पाकिस्तान से इस चीज़ को हटाना थोड़ा और नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत तो हुई है और शुरुआत होनी भी एक संकेत है कि भाई ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अब डिपेंड करता है कि ये जो टकराव है, ये जो तकरार है, ये किस लेवल तक आगे जाती है। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, आफ्टर ऑल नुकसान पाकिस्तान की जनता का हो रहा है। तो यहाँ के सियासतदानों को भी सोचना होगा कि अपना फ़ायदा छोड़िए, फौज को भी सोचना होगा कि अपना फ़ायदा छोड़िए, लेकिन चूँकि ये बस गई है ना चीज़ें, उसको निकालने में टाइम लगेगा, रातों-रात चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन शुरुआत हो गई है और मुझे लग रहा है कि अगर इमरान खान डटे रहे, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। सिर्फ इमरान खान नहीं, अब तो हर पार्टी ही बात करने लग गई है। लेकिन साथ-साथ लोग जी एक चीज़ और भी यहाँ पे एक बहुत कही जाती है कि कश्मीर का इश्यू जो है वो एक तरह का बिज़नेस है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जिस दिन ये खत्म हो गया, उस दिन जो फंड लिए जाते हैं डिफेंस बजट के नाम पे, अ, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लग रहा है कि वाक़ई में यही वजह है? वैसे तो हमने एक और वो टीटीपी को भी वहाँ पे है बॉर्डर पे, दूसरी तरफ के बॉर्डर पे। लेकिन वाक़ई में आपको ऐसा लगता है कि ये इश्यू सॉल्व हो सकता है, लेकिन खुद नहीं किया जा रहा? नहीं देखिए, कश्मीर इशू जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है और ये ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह का इतिहास रहा है इसका भारत और पाकिस्तान हुँ। का और भारत और पाकिस्तान इसके लिए 3 तो ओरिजिनल लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं कश्मीर के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। लेकिन हाँ, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि कश्मीर के नाम पर सेना का फंड जाता है, बहुत ज़्यादा हिस्सा जाता है और यही डर आवाम में भी दिखाया जाता है कि देखो अगर हमने कश्मीर की बात नहीं की, हमने नहीं किया, हमने फौज को सपोर्ट नहीं किया, हमने फौज को बजट नहीं दिया, तो जी भारत ये कर लेगा, वो कर लेगा। हालाँकि 75 ईयर्स में ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी। जो यथास्थिति मुझे लगता है कि जो सीज़ फायर हुआ था
उसके बाद से जो स्थिति थी, मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 48 की बात कर रहा हूँ, तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल बना, तो स्थितियां वही है, स्थितियां बदली नहीं है। जो हिस्सा आपके पास है वो हिस्सा आपके पास है, जो हिस्सा हमारे पास है वो हमारे पास है। बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बयानबाजियां आती हैं, सेना भी उसमें अपना पक्ष रखती है, लेकिन स्थिति बदली नहीं है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि अगर 75 इयर्स में स्थिति वही की वही है, या तो ऐसा होता कि भाई जो फंड मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, तो 75 इयर्स में पाकिस्तान की सेना जो है उसने कश्मीर को ले लिया होता अब तक पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं खिसका है। हमने कभी ये नहीं कहा कि जी हम तो उसके लिए करेंगे ना, हमारे यहाँ कोई ऐसा कैंपेन चला जाते हैं कि जी ऐसा है और वैसा है। तो लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि कश्मीर का जो चूरन दिया जा रहा है, अब वो चूरन काम नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्ट कुछ दिखा नहीं 75 इयर्स में। तो इसीलिए अब मैं भी देख रहा हूं, मैं काफी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुनता रहता हूं, तो अब धीरे धीरे ये सवाल उठ रहे हैं फौज को दिए जाने वाले बजट पर। कहा जाता है कि जी फौज का बजट ज्यादा है और एजुकेशन पर बजट बिल्कुल कम है। तो ये धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि दिशा सही है। पाकिस्तान इस वक्त काफी मुश्किल में है और ये तो सभी जानते हैं कि हर तरफ कोशिश की जा रही है कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए, चाहे वो फाइनेंस की शक्ल में हो या किसी भी तरह से, लेकिन भारत की तरफ कुछ नहीं कहा जा रहा। आपके ख्याल से उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसलिए कि भारत से इनकार हो जाएगा, या फिर ये कि फिर हम दुश्मन कैसे कह पाएंगे? उनमें से कौन सी बात हो सकती है? बिल्कुल, यही जो आपने आखिर में बात कही कि हम दुश्मन कैसे कह पाएंगे। देखिए, अंदर खाने में जब आपको जरूरत है तो दुबई के रास्ते चीजें जा रही है ना, मेडिसिन जा रही है ना, टमाटर भी उधर से गए हैं, प्याज उधर से गए हैं, लेकिन आमने सामने में क्या होगा कि आपका जो पक्ष दिखाया गया है आपकी जनता को, अगर आपने दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कमजोर पड़ जाएगा। वो कॉज जो आपने एक जनरेट किया है अपनी जनता के भीतर, वो कॉज कमजोर पड़ता हुआ दिखेगा अगर आप ढीले पड़ गए, मतलब ढीले इन द सेंस कि आपने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। तो पाकिस्तान के लिए दरअसल स्थिति जो हो गई है ना, सांप छुछुंदर वाली हो गई, ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उसको पता है कि अगर मैं पीछे हटूंगा तब भी मेरी प्रॉब्लम है, और अगर मैं आगे बढ़ता हूं तब भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने वीडियोस में भी कहता हूं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना, वो छोटा विजन देखती है, मतलब बहुत करीब वाला विजन देखती है, वो दूर का नहीं देखती कि अभी जो मैंने फैसला किया या अभी जो मैं कदम उठा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा और कितना जबरदस्त हो सकता है। अगर इमरान खान ने ट्रेड बंद की 370 हटाने के बाद, तो उसके इम्पैक्ट का कैलकुलेशन नहीं किया, रिस्क कैलकुलेशन नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं। वो जज्बात में आके फैसला ले लेना, वो जज्बाती फैसला ज्यादा लगा। सपोर्ट किया, आपकी जनता ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अब क्या हो रहा है? 4 साल बाद देखिए कि आज हालत ये है कि जो चीज आपको 20 रुपए किलो मिल सकती थी आलू, वो आप 150 रुपए किलो खा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट आपको का कैलकुलेशन नहीं होगा। आपको लगता है कि वो जो उस वक्त ट्रेड बंद की गई थी वो इमरान खान ने की थी, या फिर ये कि जो इमरान खान के बॉसेस थे उन्होंने इमरान खान से कहा था? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि वो पपेट प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे यहाँ पे सारे पपेट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी कोई हाल नहीं है, लेकिन ये कि आपके ख्याल से वाकई में कि ये इमरान खान ने ही डिसाइड किया था? क्योंकि वो तभी अपने इंटरव्यू में, बल्कि अपना जो खिताब रोज करते हैं उसमें भी कह चुके हैं कि जी मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। नहीं, अब देखिए, चूंकि इमरान खान का आदेश था, जो साइन था वो इमरान खान हम्म। का था, तो हम तो यही कहेंगे। लेकिन ये सब हम तो जानते ही हैं कि भाई फैसला किधर से आया या डायरेक्शन किधर से मिली। जाहिर सी बात है फौज की तरफ से कहा गया, क्योंकि जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीएम कश्मीर को लेकर इतना बड़ा फैसला कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो पीछे से हुआ, आर्मी ने कराया। और देखिए, वहां भी जब इंडिया ने ये कदम उठाया, तो ये कदम कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। 75 ईयर, मतलब 71 ईयर्स हो गए थे, और उसके बाद ये कदम उठाना बहुत डेयरिंग फैसला था, बहुत डेयरिंग, क्योंकि इसके इंपैक्ट बहुत थे। इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई, वॉर इन्वॉल्व है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने सारा रिस्क कैलकुलेट किया, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे, और उसके बाद ये फैसला किया। और उस फैसले पे आज 4 साल, चौथा साल चल रहा है, आज डटा हुआ है, और उस फैसले का असर भी दिख रहा है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के लिए फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है? जो उसका कश्मीर को लेकर जो रवैया रहा है, जो तस्वीर कश्मीर की पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाई है, हकीकत उससे अलग हो गई है। G20 की मीटिंग हो रही है, आप सोचिए, G20 की मीटिंग हो रही है। अब अगर पाकिस्तान कहता है कि जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और G20 के लोग आकर देखते हैं, अलग अलग, जो G20 है वो दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश हैं, 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो आके जी। देखेंगे कि जी ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। तो इससे कॉज किसका कमजोर हो रहा है? तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त इनको कुछ ना कुछ फैसला लेना था। और अगर आप कश्मीर पे फैसला नहीं लेंगे, इंडिया का इतना बड़ा कदम था, इसके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे, तो विरोध और ज्यादा बढ़ता, क्योंकि कश्मीर के नाम पर ही तो सब कुछ चल रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से मैं अक्सर बातचीत जब हमारी चलती है ना, मैं कहता हूँ कि यार 370 हटाकर ना पाकिस्तान को इंडिया ने फंसा दिया कश्मीर पर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम जो है बस यही दुआ करते हैं कि हर जगह खैरियत रहे और पाकिस्तान भी जिस क्राइसिस में है उसमें से निकल आए, और जो गलतियां बार बार कर रहे हैं हम दोबारा से हाफिज सईद और इस किस्म के लोगों को लाके वो ना करें तो ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।